जय हिंद। मैं संदीप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ममता जीएस रिसर्च सेंटर में। आज की क्लास है सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे कहेंगे दंड प्रक्रिया संहिता। उसमें अध्याय 3 पढ़ेंगे। अध्याय 3 में क्या है? अध्याय 3 में है न्यायालयों की शक्तियां। न्यायालयों की शक्तियां। अब न्यायालयों की शक्तियां क्या है? अध्याय 3 26 से और 35 धारा तक दिया गया है, जिसमें 10 धारा हमारे 10 धारा में भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां निहित है। भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां निहित है, जिसमें क्रमवाइज पढ़ेंगे, जिसे क्रमवाइज समझेंगे। तो पहले नंबर पे आता है धारा 26। धारा 26 क्या है? धारा 26 है न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। न्यायालय क्या है? न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। समझ लेते हैं क्या है। इस संहिता के अधीन रहते हुए किसी अपराध का विचारण निम्न न्यायालय में किया जा सकता है। कैसे कैसे न्यायालय में किया जा सकता है? पहला उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है या सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है या सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, तथा किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित हो। किस अनुसूची में? प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में दर्शित हो। धारा 27 क्या है? सेकंड नंबर पे आता है धारा 27। धारा 27 है किशोरों के मामलों में अधिकारिकता। किशोरों के मामलों में अधिकारिकता। अधिकारिकता क्या है? किसी ऐसे अपराध का विचारण जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और उस व्यक्ति द्वारा अपराध कारित किया गया है जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है, तो उस मामले का विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसे बाल अधिनियम 1960 के तहत किशोर अपराधियों के उपचार प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए उपबंध करने वाली शक्तियां प्राप्त हो। कौन सी शक्तियां? उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास करने वाली शक्तियां प्राप्त हो। धारा 28। धारा 28 क्या है? धारा 28 समझते हैं दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय न्यायाधीश दे सकता है। वह दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकता है। दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेगा, ऐसे उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश दे सकता है। सेशन न्यायालय न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा कोई विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश दे सकता है, किंतु इसके द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश को उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए जाने की आवश्यकता है। किसके द्वारा? उच्च न्यायालय द्वारा। उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए जाने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय और सहायक सेशन न्यायाधीश, इसमें जो है धारा 28 में सहायक सेशन न्यायाधीश जो होते हैं, सहायक सेशन न्यायाधीश सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्यु या आजीवन कारावास तथा 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए दंडादेश दे सकते हैं। सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्युदंड, कारावास और 10 अवधि से अधिक कारावास अवधि के लिए दंडित कर सकते हैं। धारा 29। धारा 29 क्या है? धारा 29 है दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेगा। वह दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेगा। दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेगा, ऐसे दे सकेगा वो कैसा है?
उसे समझ लेते हैं। जैसे जैसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की कारावास की अवधि दे सकता है। कारावास की अवधि के लिए दंड दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। किसके द्वारा? विधि द्वारा प्राधिकृत है, विधि द्वारा। तथा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट में समझ लेते हैं। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 3 वर्ष से अधिक कारावास, 3 वर्ष से अधिक कारावास तथा 10,000 रुपए से अधिक जुर्माने से दंडित कर सकता है। 3 वर्ष से अधिक कारावास तथा 10,000 रुपए से अधिक जुर्माने से दंडित कर सकता है। अगर जुर्माना पूछा जाएगा कितना दंडित कर सकता है, तो 10,000 से अधिक, और कारावास की अवधि 10 वर्ष से अधिक। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की अवधि क्या? द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास या 5,000 रुपये तक का जुर्माना से दंडित कर सकते हैं। इसमें 1 वर्ष तक कारावास दे सकते हैं और 5,000 से अधिक जुर्माना से दंडित कर सकते हैं, जुर्माने से दंडित कर सकते हैं। 5,000 से अधिक जुर्माने से दंडित कर सकते हैं। धारा 30, धारा 30 क्या है? धारा 30 में जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश किसी न्यायालय द्वारा जुर्माने की धनराशि जमा करवाने के लिए उतनी अवधि के लिए कारावास से दंडित कर सकती है जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो। किसके द्वारा? विधि द्वारा, जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो। इसमें धारा 31 क्या? धारा 31 समझ लेते हैं। एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्धि होने के मामलों में दंडादेश, एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्धि होने के मामले में दंडादेश। जब एक विचारण में कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक अपराधों के लिए दोष सिद्धि किया जाता है तब भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 71 के उपबंधों में, की धारा 1860 की धारा 71 के उपबंधों में, धारा 71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालय उसे उन अपराधों के लिए दंड दे सकता है जिसे न्यायालय उचित समझे। जब दंड कारावास के रूप में हो तब यदि न्यायालय ने यह आदेश निर्देश न दिया हो कि ऐसे दंड साथ साथ भोगे जाएंगे तो ऐसे क्रम में एक के बाद एक प्रारंभ होंगे, एक के बाद एक प्रारंभ होंगे। धारा 32, धारा 32 क्या है? शक्तियां प्रदान करने का ढंग, शक्तियां प्रदान करने का ढंग। शक्तियां क्या है समझ लेते हैं। इस संहिता के अधीन शक्तियां प्रदान करने की यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्यसभा या राज्य सरकार व्यक्तियों को विशेषतया नाम से या उसके पद के आधार पर अथवा पदधारियों के वर्गों को साधारणतया उनके पदीय अभिधानों से आदेश द्वारा सशक्त कर सकती है। किसके द्वारा? आदेश द्वारा सशक्त कर सकती है। ऐसे प्रत्येक आदेश उस तारीख से प्रभावी होंगे जिस तारीख को वह ऐसे सशक्त किए गए व्यक्ति को सूचित किया गया था। ऐसे व्यक्ति को जिस दिन से सूचना मिलेगी उसी दिन से यह आदेश प्रभावी हो जाएंगे। धारा 33 समझ लेते हैं। धारा 33 है नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां, नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां। सरकार की सेवा में पद धारण करने वाले
वाला ऐसा व्यक्ति जिसमें उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा इस संहिता के अधीन कोई शक्ति किसी समग्र स्थानीय क्षेत्र या जब कभी उसी प्रकार के समान पद या उच्चतर पद पर उसी राज्य सरकार के अधीन वैसे ही स्थानीय क्षेत्र के अंदर नियुक्त किया जाता है, तब वह जब तक यथास्थित उच्च न्यायालय या राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे तो उस स्थानीय क्षेत्र में जहां वह नियुक्त किया गया है उसी शक्तियों का प्रयोग करेगा। जो शक्तियां पहले से मिली थी उसी शक्तियों का प्रयोग करेगा। धारा 34 क्या है? धारा 34 है शक्तियों को वापस लेना। शक्तियों को वापस लेना। राज्य सरकार या उच्च न्यायालय उन सब शक्तियों को वापस ले सकती है जो उसने या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को इस संहिता के अधीन प्रदान किया हो। किस संहिता के? धारा 34 के अधीन अगर कोई शक्ति किसी को प्रदान की गई है तो वो वापस ले लेंगे। जैसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान किन्हीं शक्तियों को उस मजिस्ट्रेट द्वारा वापस लिया जा सकता है जिसके द्वारा वह शक्तियां प्रदान की गई थी। किसके द्वारा प्रदान की गई थी? अगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को कोई शक्ति देता है तो उसके अधीन वो वापस भी ले सकता है। धारा 35 क्या है? न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्ती द्वारा प्रयोग किया जा सकना। न्यायाधीश और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना। जैसे इस संहिता के अन्य उपबंध के अधीन रहते हुए किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग या पालन उसके पद उत्तरवर्ती द्वारा किया जा सकता है जब इस बारे में शंका हो कि किसी अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश का पद उत्तरवर्ती कौन है, तब सेशन न्यायाधीश लिखित आदेश द्वारा यह अवधारित करेगा कि कौन सा न्यायाधीश इस संहिता के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों या आदेशों के प्रयोजनों के लिए ऐसे अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश का पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा।